ध्यान में चलो, आज के क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं एन फैक्टर के बारे में। एकदम आप देखोगे एन फैक्टर, ठीक है। समटाइम इसको लिखा जाता है वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। एन फैक्टर या बोलते हैं इसको लोग वैलेंसी फैक्टर, ठीक। तो आपको सीखना है कि एन फैक्टर वैलेंसी फैक्टर किसको बोला जाता है। तो ध्यान देना, एन फैक्टर वैलेंसी फैक्टर हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। तो डिफाइन करने पर पहले इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे एन फैक्टर एसिड के क्या बोलते हो, ठीक है। तो एन फैक्टर एसिड के लिए कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, एन फैक्टर बेस के लिए कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, ठीक है। एन फैक्टर सॉल्ट के लिए कैसे डिफाइन होगा, ठीक है। और एन फैक्टर रिएक्शंस में कैसे डिफाइन करता है, रिएक्शंस में, ठीक। अब जो रिएक्शंस होगा उसका भी दो टाइप पॉसिबल है। एक को बोलते हैं हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होगा, एसिड बेस, ठीक है। एसिड बेस रिएक्शन में एन फैक्टर कैसे डिफाइन किया गया है। और एक को बोला गया है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या होगा, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स मतलब जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन भी हो एंड रिडक्शन भी हो, दोनों साथ साथ हो, उसको बोलते हैं रेडॉक्स। उसमें एन फैक्टर कैसे डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो हमको तीन जगह एन फैक्टर, चार जगह एन फैक्टर सीखना है। तो एसिड में एन फैक्टर किसको बोला गया है, यानी एसिड में एन फैक्टर कैसे डिफाइन किया गया है, बेस में कैसे डिफाइन किया गया है, ठीक है। सॉल्ट में कैसे किया गया है, एसिड बेस सॉल्ट, ठीक है। उसके बाद हम बोलेंगे एन फैक्टर रिएक्शंस में कैसे डिफाइन करता है, रिएक्शंस में कैसे डिफाइन करता है, ठीक है। एन फैक्टर को रिएक्शंस में कैसे डिफाइन किया गया है। रिएक्शन का टाइप क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, एंड रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। इसमें हम लोग सीखने वाला है। तो नॉर्मली क्या है कि आपका जो आप लोग को यहाँ तक जिनके आपको सिखाया जाता है एसिड बेस सॉल्ट बता दिया जाएगा, जनरली यहाँ तक आप लोग को बताया नहीं जाता है, ठीक है। इसका जो एप्लीकेशन यहाँ तक है, इसको ये आपके कॉम्पिटिशन में इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लिएशन और रिडॉक्स से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसको भी हम सीखेंगे, उसको भी हम लोग सीखेंगे। तो इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो सबसे पहला किसके लिए होता है, एसिड। सबसे पहला हम सीखेंगे एसिड में एन फैक्टर कैसे डिफाइन किया गया है, एसिड में एन फैक्टर कैसे डिफाइन किया गया है, ठीक। तो ध्यान देना, तो एन फैक्टर ऑफ एसिड, ठीक। इसका ये बोला गया है किसी भी एसिड का जो एन फैक्टर होता है इक्वल टू होता है, इक्वल टू नंबर ऑफ आयनाइजेबल आयनाइजेबल H प्लस, यानी एसिड के अंदर कितना H प्लस है जिसको आप आयनाइज कर सकते हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ आयनाइजेबल H प्लस प्रेजेंट इन एसिड। तो एसिड में जितना H प्लस को आप आयनाइज कर सकते हो उसको बोलते हैं एसिड का एन फैक्टर। क्या बोलते हैं उसको, एसिड का एन फैक्टर, ठीक। जैसे एग्जांपल देख, आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, कि HCl है, ठीक है। एच HCl का एन फैक्टर क्या होगा, तो आपको पता है HCl का एन फैक्टर क्या होगा। चलो, HCl का एन फैक्टर होगा, HCl में कितना H प्लस निकलेगा, तो इसमें से H प्लस का नंबर कितना निकलेगा बच्चों लोग, तो आपको एक निकलेगा। तो एन फैक्टर भी क्या होगा, एन फैक्टर भी 1 होगा, ठीक है। तो हम लोग HCl का एन फैक्टर निकालना सीख गया। तो सिंपल सा, जब भी एसिड कोई होगा ना, तो यार आपको देखना है कि एसिड में कितना H प्लस निकलेगा। जैसे HBr बोलेगा तो HBr में कितना H प्लस आपको दिख रहा है, तो एक H प्लस दिख रहा है। इसका मतलब क्या होगा, एन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। HI में भी क्या होगा, चलो H प्लस कितना आपको एक ही दिख रहा है, तो इसमें क्या एन फैक्टर 1 होगा, ठीक। अगर बात करते हैं हम लोग किसका, H2SO4 का, तो सल्फ्यूरिक एसिड में कितना H प्लस होता है बच्चा लोग, तो आपको फिगर पता होना चाहिए। फिगर देख ले, ऐसे यहाँ पे दिख रहा है 2H दिख रहा है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का फिगर ऐसा कुछ होता है। तो जो O से H दिख रहा है ना बच्चा लोग, उसको आप आयनाइज कर सकते हो। ध्यान देना, एसिड में कौन सा H प्लस निकलता है, जो O से
लिंक होता है तो O से कितना H+ लिंक है, 2 H+ लिंक है, तो उसको आप निकाल सकते हो। तो इसमें कितना H+ निकलेगा, 2 H+ निकलेगा, तो इसका एन फैक्टर क्या होगा, 2 होगा। ठीक ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि HNO3 में एन फैक्टर कितना होगा, तो HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड। तो इसमें कितना H+ है निकल सकता है बच्चों लोग, 1। इसका एन फैक्टर क्या होगा, 1। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा है। इसमें कुछ स्पेशल केस होता है, उसको ध्यान देना। जैसे बात करते हैं हम लोग तीन तीन केस का बात करें हम लोग। एक होगा H3PO4, एक होता है H3PO3, ठीक है, और एक होता है H3PO2, एक होता है H3PO2। ठीक है, तो उसको हम लोग फिर से लिख दे रहे हैं ताकि आप इसको इजीली समझ जाओ। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, एक एसिड है H3PO4, एक है H3PO3 और एक है H3PO2। ये इंपॉर्टेंट केस होता है, ये इंपॉर्टेंट केस होता है, तो ध्यान देना। H3PO4 में अगर फिगर बनाएगा ना, तो इसका फिगर हम बता रहे हैं आपको। H3PO4 का जो फिगर होता है ऐसा कुछ होता है। H3PO4 का हम बात कर रहे हैं, इसका फिगर कुछ ऐसा होता है। ठीक, तो आप इसमें देखना, इसमें कितना OH है, इसमें कितना, इसमें 3 OH बनता है इस फिगर में। अल्टीमेटली जो O से लिंक H+ है, कितना H+ जो O से लिंक है, तो O से H कितना H+ लिंक है, तो ध्यान देना। आपको दिख रहा होगा कि O से लिंक H+ का नंबर 3 है, 1 2 3, यानी 3 H है जो O से लिंक है। तो जो जो H O से लिंक होता है ना, वही आपका बाहर निकलता है, वही आपका बाहर निकलता है। तो H3PO4 में आपका 3 H+ O से लिंक है, तो बाहर निकल सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, H+ कितना निकल सकता है, 3। तो इसका एन फैक्टर कितना होगा, इसको आप 3 बोलोगे। अगला पॉइंट कहता है H3PO3 का, तो ध्यान ना, अगर बात करें H3PO3 का, H3PO3 का पहले फिगर सोच ले। तो इसका फिगर सोचेंगे तो फिगर कैसा होगा, ऐसा होगा। अभी आपको फिगर बनाना सिखाया नहीं है, तो आपको हम बता दे रहे हैं कि इसका फिगर क्या है। जैसे हम लोग स्ट्रक्चर चालू करें, केमिकल बॉन्डिंग चालू करेंगे, तो आपको ये फिगर बनाना आप लोग खुद सीख जाओगे। इसमें कोई बहुत आसान चीज है बनाना, जो हम बना रहे हैं अभी। उसके लिए परेशान नहीं होना है। अभी के लिए बस आपको जो बोला गया उसको सोचना है कि H3PO3 में देखोगे तो कितना H जो है O से लिंक है, उसको काउंट करना है। तो आपको दिख रहा है यार, यहाँ पे H और यहाँ पे H है, बस यही जो है आपका O से लिंक है, यही जो है O से लिंक है। ठीक है, तो ये और O से लिंक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें कितना H+ निकलने वाला, 2 H+ निकलने वाला है। हम क्या बोले हैं, उसी H को हम निकाल सकते हैं जो O से लिंक होगा। ठीक है, ऊपर छोड़ दे, सिंपल सा बात है। हम किस H को निकालते हैं, जो H लिंक होगा O से या तो हाइड्रोजन से। अभी के लिए सिंपल सा रखना, O और हाइड्रोजन से लिंक होगा उसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी और भी केसेस आएगा। तो यहाँ देखो, यहाँ पे जितना भी H था लिंक है हाइड्रोजन से, बाकी जगह देखो हर जगह लिंक किससे है, आपका जो H लिंक है O से लिंक है, उसको हम निकाल पा रहे हो। ठीक है, तो H3PO3 में 2 H O से लिंक है और 1 H P से लिंक है, 1 H P से लिंक है, तो उसको आप नहीं निकाल सकते, उसको आप नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, इसको आप नहीं निकाल सकते हो। अल्टीमेटली H3PO3 में कितना H निकलने वाला आपका सिस्टम से है, तो 2 H निकलने वाला है, तो इसका फैक्टर भी क्या होगा, 2 हो जाएगा। ठीक, लास्ट जो केस बोला गया है क्या, H3PO2। H3PO2 का पहले फिगर देख लेते हैं, तो ध्यान है ना। ठीक है, तो H3PO2 में डबल बॉन्ड O है, H है, H है, OH है। ठीक है, ये होता है H3PO2 का फिगर, ये हुआ H3PO2 का फिगर बन गया अपने पास। ठीक है, तो H3PO2 फिगर जब तुम देखेगा तो तुमको दिख रहा होगा कि इसमें कितना H+ O से लिंक है। इस फिगर में देखोगे तो आपका 2 H तो P से लिंक है ना, उसको आप नहीं निकाल सकते, उसको आप नहीं निकाल सकते। तो कौन सा H निकलेगा, ए वाला H निकलेगा, ए वाला H निकलेगा। तो आपको दिख रहा होगा कि आपको O से लिंक H को निकालना, तो O से H लिंक कहाँ लिख रहा है, यहाँ दिख रहा है आपको, बस एक ही H दिख रहा है। तो इसका भी यानी H3PO2 में आपका 3 H है, फॉर्मूला में तो 3 H दिख रहा है ना, पर तीनों को तीनों H आप निकाल नहीं पाओगे। निकलेगा कितना, तो निकलेगा एक ही। इसका एक ही H+ निकलेगा, तो इसका फैक्टर पे क्या होगा, इसका फैक्टर भी 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा।
ठीक है। तो ये जितना भी एसिड का हम बात कर रहे हैं, ये सारा का सारा एसिड कैसा है, ये सब प्रोटिक एसिड क्या है, इसको बोलते हैं लोग प्रोटिक एसिड। ठीक है, एनफेट्रॉक्स को बोलेंगे लोग प्रोटिक एसिड। प्रोटिक एसिड के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक, यानी प्रोटिक एसिड का मतलब क्या है, जो प्रोटॉन को रिलीज करे, जो प्रोटॉन को रिलीज करे, ये सब प्रोटिक एसिड है। ठीक है, प्रोटिक एसिड का मतलब जिसमें H+ निकलता है उसको बोलते हैं प्रोटिक एसिड। ठीक है, ये सब प्रोटिक एसिड का इन्फेक्टर हम ऐसे निकलते हैं। तो इसमें ये जो 3 केस है, 3 केस इंपॉर्टेंट है, मतलब डायरेक्टली कभी भी क्वेश्चन में आता है। ठीक है, तो 3 केस आप लोग याद रखोगे, बाकी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था ना। बाकी H3PO3, H3PO4, H3PO2 का बस आप लोग याद कर लेना। अगर फिगर का कंफ्यूजन है तो उसको आप लोग याद कर लोगे, बेटर रहेगा। ठीक, अब ध्यान ना, जब हम बात करते हैं एसिड का, तो एसिड में एक और फैक्टर आता है, आप लोग फ्यूचर में पढ़ोगे, लेविस एसिड। ठीक है, तो अगला हम देखेंगे एन फैक्टर ऑफ, अभी हम लोग क्या सीखे थे प्रोटिक एसिड के बारे में। ठीक, नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे एन फैक्टर ऑफ लेविस एसिड। लेविस एसिड किसको बोलते हैं, तो ध्यान देना, लेविस एसिड का टर्म आप लोग पढ़ोगे इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो लेविस एसिड का इक्विलिब्रियम पढ़ोगे, इसका मतलब क्या है, तो लेविस एसिड किसको बोलते हैं, तो लेविस एसिड बोला गया है लोन पेयर एक्सेप्टर, जिस जो भी लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, लोन पेयर एक्सेप्टर को बोला गया लेविस एसिड। ठीक है, तो लेविस एसिड आर लोन पेयर एक्सेप्टर, या फिर बोल सकते हो लोन पेयर एक्सेप्टर बोल सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। लेविस एसिड बोलते हैं इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स को बोला गया है लेविस एसिड। ठीक है, तो लेविस एसिड का एग्जांपल कैसे सोचेंगे, क्या ध्यान रखना, इसको समझने के लिए बहुत सिंपल होगा। जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होता है ना, जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होता है, तो लेविस एसिड आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, कमी होता है, इसको हम बोलते हैं लेविस एसिड। ठीक, तो लेविस एसिड आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स। बात समझ में आया, यानी जिसका जिसका ऑक्टेट पूरा नहीं होगा, जिसका ऑक्टेट पूरा नहीं होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट किसको बोलते हैं, तो विच हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जिसका ऑक्टेट पूरा नहीं होगा। एग्जांपल कैसा हो जाए बच्चा, एग्जांपल हो सकता है बोरोन में जोड़ दे 3 हाइड्रोजन BH3, BH3 में क्या क्या हो सकता है, तो BH3 में हो सकता है BCH3 हो सकता है, BF3 हो सकता है, ये सब एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, ध्यान देना इन सब में क्या है कि इन सब एग्जांपल में अगर देखोगे, ये सारा में बोरोन में कितना इलेक्ट्रॉन हो रहा है, देखो आप ध्यान से, तो सारे केस में क्या है कि बोरोन बना रहा है 3 बॉन्ड, बोरोन तो जो 3 बॉन्ड बनाएगा उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 6 इलेक्ट्रॉन होगा, तो बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और बोरोन के पास एक ऑर्बिटल क्या है, खाली है, यहाँ पे क्या है, ये है वैकेंट, ये है वैकेंट p ऑर्बिटल। ठीक है, अगर कोई किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको हम डिस्कस करने वाले दोबारा, टेंशन मत लेना। ठीक है, किसी को समझने प्रॉब्लम होता है हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने के बाद इसको और बेटर समझ लेंगे, तो आप लोग को परेशान होने की कोई जरूरत इसमें नहीं है। अभी जो बता रहे हैं उसको बस सुन लेना है। ठीक है, तो कहीं नहीं कि देखो बोरोन का ऑक्टेट तो पूरा नहीं है ना, बोरोन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो बोरोन क्या चाहता है, अपना ऑक्टेट को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा। तो एग्जाम्पल आपको समझा रहे हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो इसको हम बोलेंगे लेविस एसिड, यानी बोरोन के पास टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का, इसलिए हम बोलेंगे उसको लेविस एसिड। ठीक है, इतना क्लियर रहेगा कि लेविस एसिड हम किसको बोल रहे हैं। ठीक है, ये रहेगा आपका लेविस एसिड का इंफॉर्मेशन। ठीक, इसके अलावा लेविस एसिड में और भी बहुत कुछ होने वाला है, तो उसको हम लोग अभी इसको टच नहीं करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा हम लोग आगे जाके समझेंगे आपको। जैसे यहाँ पे अभी हम लिख भी दे रहे हैं, उसको आप आगे के लिए छोड़ देना, मतलब उसको आप याद जरूरत नहीं कि अभी आप समझो, अभी हम उसमें ऐड कर दे रहे हैं नोट्स में। ठीक है, वीडियो में ऐड कर रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए चीज। तो और लेविस एसिड किसको बोल सकते हैं, जिसका ऑक्टेट पूरा होगा लेकिन उसके पास ऑक्टेट कंप्लीट होगा बट उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल खाली होगा।
ऑक्टेट कंप्लीट होगा बट उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल खाली होगा, उसको भी हम लेविस एसिड बोल सकते हैं। ठीक है, वैकेंट डी। अब ये वैकेंट डी क्या होता है, सब चीज आप लोग को बाद में समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी के लिए अब इतना सोच लेना है। अब ध्यान देना, तो जब भी एन फैक्टर हम लेविस एसिड का बात करेंगे ना, एन फैक्टर ऑफ लेविस एसिड का एन फैक्टर हमेशा क्या होता है, 1 होता है, याद रखना इस चीज को। यानी एन फैक्टर ऑफ लेविस एसिड क्या होगा, 1 होगा, ये हमेशा याद रखना। एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल ये सब हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एग्जाम्पल होता है LCl3, LCl3 उसका एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल अगर हम डाल दे रहे हैं और लेविस एसिड कभी भी रहेगा तो उसका एन फैक्टर क्या बोलना, उसका एन फैक्टर क्या बोलोगे, 1 होता है। इसमें कोई भी चेंज मत करना, यानी इसका एन फैक्टर हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ठीक, ये होगा आपका लेविस एसिड और लेविस एसिड का एन फैक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन। ठीक है, इवन आपका आप देखोगे तो नोट्स में आपको समझाया हुआ है, आपको नोट्स जो मैं लिखा था उसमें आपको समझाया हुआ है। जिस नोट्स में देखोगे तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे एसिड के बारे में बात किया जा रहा है, तो एसिड का तो वैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको सॉल्व कर चुके हैं। ठीक, ये सब कैसा एसिड होता है, तो ये सब लेविस एसिड होता है, BH3 या फिर LC3 कैसा होगा, लेविस एसिड होगा। तो हम लोग क्या सीखे हैं कि लेविस एसिड होगा तो उसका एन फैक्टर क्या होता है, उसका एन फैक्टर होता है हमेशा 1 होता है, उसका एन फैक्टर क्या होता है, हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो हम लोग एन फैक्टर ऑफ एसिड समझ में आएगा हम लोग को। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग, एन फैक्टर ऑफ बेस। एन फैक्टर ऑफ बेस कैसे डिफाइन किया गया है, तो ध्यान देना। तो पहले समझो कि कुछ बेस में क्या होता है, OH माइनस निकलता है। आप लोग पढ़े हो ना 10th में आर्हेनियस डेफिनेशन, तो बेस किसको बोलते हैं, जो एक्व सॉल्यूशन में OH माइनस को प्रोड्यूस करता है। बेस OH को प्रोड्यूस करता है कब, एक्व सॉल्यूशन में। तो ये आप लोग पढ़े होगे किसमें, आपके आर्हेनियस के डेफिनेशन में। ठीक है, तो मान लेते हैं कि बेस मान लेते हैं कि NOH, तो एन फैक्टर ऑफ बेस क्या होगा, तो इक्वल टू होगा नंबर ऑफ OH माइनस produced in aqueous solution। तो NaOH, तो यार आप देखो कि कितना OH माइनस निकलने वाला, तो उसमें कितना OH निकलेगा, एक निकलेगा, तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका एन फैक्टर 1 हो जाएगा। ठीक है, KOH RbOH सब में क्या होगा, OH एक एक निकलेगा, तो अब एन फैक्टर पे क्या होगा, इसका एन फैक्टर पे क्या होगा, 1 होगा। ठीक, बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कितना OH निकल सकता है, 2, एन फैक्टर 2 होगा। बैरियम हाइड्रोक्साइड, बैरियम हाइड्रोक्साइड में कितना निकलेगा, 2 निकलेगा, एन फैक्टर क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो ये आपका इस तरह से आप बेस का बोल सकते हो। ठीक है, तो एन फैक्टर बेस का इस तरह बोल सकते हैं। अब ध्यान देना, बेस में एक और टाइप का बेस होता है, तो हम लोग सीखेंगे एन फैक्टर ऑफ लेविस बेस। लेविस बेस, तो लेविस बेस किसको बोलते हैं, तो जिस तरह लेविस एसिड क्या होता है, लेविस एसिड होता है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, तो लेविस बेस होता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, तो लेविस बेस का एन फैक्टर हमेशा होगा 1, हमेशा होगा 1, याद रखना। कौन कौन दे सकता है, तो यार इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है तो कौन कौन देगा, तो लेविस बेस इलेक्ट्रॉन रिच, उसके पास इलेक्ट्रॉन रिच होता है, तो लेविस बेस इलेक्ट्रॉन रिच होता है, या तो उसके पास क्या होगा, लोन पेयर होगा, या तो उसके पास चार्ज नेगेटिव होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल था ना NH3 अमोनिया पे लोन पेयर है, वाटर पे लोन पेयर है, ये सब लेविस बेस का एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, ठीक है, जहां पे लोन पेयर होगा वो लेविस बेस हो सकता है। ठीक है, नेगेटिव एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे मान लेते हैं NH2 माइनस। NH2 माइनस नेगेटिव मतलब क्या, लोन पेयर, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी OH माइनस। ठीक, अब नेगेटिव मतलब क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच है ना, तो इसको हम लेविस बेस बोल सकते हैं, इसको हम लेविस बेस बोल सकते हैं। ठीक है, और क्या एग्जाम्पल होता है CH3 माइनस, तो किसी एंड पे चार्ज नेगेटिव होगा ना, चार्ज नेगेटिव होगा, तो उसको आप
इसका मतलब नेगेटिव मतलब क्या होता है, लोन पेयर होता है। जनरली क्या होता है यहाँ पे, लोन पेयर होता है, तो उसको आप लेविस बेस बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, लेविस बेस बोल सकते हो। ठीक है, तो लेविस बेस का इनफैक्टर हमेशा क्या होगा, तो हमेशा उसका वन मानेंगे। क्या मानेंगे, चलो उसका हमेशा वन बोलेंगे। ठीक है, इस सेशन हम लोग क्या सीख लिए, तो हम लोग लेविस बेस का इनफैक्टर निकालना सीख गया। ठीक है, तो इनफैक्टर हम लोग एसिड का निकालना सीख गया, बेस का निकालना सीख गया। अब हम लोग सीखेंगे लास्ट केस, एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट। क्या होगा, एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट। तो एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट का मतलब क्या होता है, चेक। एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट का मतलब क्या होता है, तो ध्यान देना, तो ध्यान देना। तो एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट इक्वल टू क्या होता है, आइदर टोटल टोटल एक सेकेंड, टोटल कैटायनिक चार्ज, टोटल कैटायनिक चार्ज और टोटल आयनिक चार्ज, टोटल आयनिक चार्ज। टोटल कैटायनिक चार्ज और टोटल आयनिक चार्ज। अब समझो समझो आप इसको, पहले समझो आप। तो जब भी कोई सॉल्ट होता है ना, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं आपके सामने, सॉल्ट जो होता है, सॉल्ट होता है न्यूट्रल। क्या होता है, सॉल्ट होता है हमेशा न्यूट्रल। सॉल्ट बेस कैसे बनता है, तो सॉल्ट के अंदर एक कैटायन होता है और एक आयन होता है। ठीक है, तो कैटायन आयन मिलकर सॉल्ट बनाता है। सॉल्ट पे नेट चार्ज क्या होता है, जीरो होता है। फॉर एग्जाम्पल ध्यान देना, जैसे बोलेंगे NaCl सॉल्ट है, तो NaCl सॉल्ट में क्या होता है, Na प्लस कैटायन है और Cl माइनस क्या, आयन है। ठीक है, चार्ज क्या है, प्लस वन है माइनस वन है, दोनों क्या होगा, बैलेंस कर लेगा, दोनों क्या होगा, बैलेंस कर लेगा। बात करते हैं बैरियम सल्फेट। तो बैरियम सल्फेट का देखोगे ध्यान से, तो क्या होगा, बैरियम प्लस टू एंड सल्फेट माइनस टू। ठीक है, तो बैरियम प्लस टू एंड सल्फेट माइनस टू। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो आपका यहाँ देखो प्लस टू एंड माइनस टू। अल्टीमेटली बोलेंगे चार्ज कितना है, तो कैटायन चार्ज वन है और आयनिक चार्ज भी क्या है, वन है इसमें NaCl में। बैलेंस सल्फेट में क्या है, प्लस टू माइनस टू है, तो क्या दो दो है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि दोनों चार्ज क्या बैलेंस कर रहा है। अब ध्यान देना, अब बोलेंगे AlCl3, ये भी एक सॉल्ट है मान लेते हैं, इसमें Al प्लस थ्री है और तीन Cl माइनस है, थ्री Cl माइनस है। तो देखोगे आपका जो चार्ज पॉजिटिव प्लस थ्री है और चार्ज नेगेटिव भी क्या है, माइनस थ्री है। तो अल्टीमेटली आप देख रहे हो कि सॉल्ट का जितना कैटायनिक चार्ज होता है क्या आयनिक चार्ज होता है। तो अब अगर आपको बोला गया कि सॉल्ट का इनफैक्टर कैसे निकालें, तो हमको हम क्या बोल रहे हैं आपको, या तो कैटायनिक चार्ज निकाल ले टोटल, या तो आयनिक चार्ज निकाल ले, उसी को बोलते हैं इनफैक्टर। ठीक है, जैसे बोलेंगे NaCl का इनफैक्टर क्या होगा, तो NaCl का इनफैक्टर क्या हो जाएगा, तो चार्ज कैटायन का कितना है, एक है, तो वन बोल देंगे उसके लिए। बैलेंस सल्फेट में कैटायन का चार्ज क्या प्लस टू है, तो दो बोल देंगे। LCl में कैटायन चार्ज क्या प्लस थ्री बोल देंगे। ठीक है, अगर कोई बोलेगा नहीं हम अनायन के थ्रू देखना चाहते हैं, तो ठीक है, अनायन का चाहे तो माइनस वन है ना, तो माइनस मत ले, मैग्नीट्यूड ले, उसका मैग्नीट्यूड लेना है आपको, साइन नहीं लेना है। तो NaCl में माइनस वन है तो क्या होगा, वन बोल दिए। बैरियम सल्फेट में माइनस टू है सल्फेट पे, तो उसको क्या बोलते हैं, टू बोल सकते हैं, टू बोल दिए। तो आप कैटायन से निकालो या तो आयन से निकालो, आंसर सेम आएगा, आपका आंसर सेम आएगा। तो सिंपली क्या बोला गया है, या तो कैटायनिक चार्ज लेना, कैटायन का चार्ज ले लो टोटल, या टोटल आयन का चार्ज ले लो, क्योंकि दोनों तो बराबर ही रहेगा ना, क्योंकि सॉल्ट होता है न्यूट्रल। सॉल्ट क्या होता है, न्यूट्रल। तो दोनों बराबर रहेगा, तो किसी का भी ले ले, आपका इनफैक्टर वही हो जाएगा। ठीक, ठीक है, तो इसको कुछ क्वेश्चन करते हैं वो, चलो तो ध्यान है ना, कुछ हम सॉल्ट दे रहे हैं, सॉल्ट का आपको इनफैक्टर फाइंड करना है। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि KCl CaCl2 L2SO4 होल थ्राइस। ठीक है, KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O, NH4 SO4 डॉट FeSO4 डॉट 6H2O, K2SO4 डॉट L2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। ठीक है, तो ये सारे सॉल्ट का
ये सारे सॉल्ट्स का आपको एन फैक्टर फाइंड करना है, आपको एन फैक्टर फाइंड करना है। इवन ज्यादा ना एक लास्ट फॉर्म लेना है आपके सामने, K4 FeCN होल 6 ब्रैकेट लगा दिए, ठीक है। तो इन इसका भी आपको एन फैक्टर फाइंड करना है। तो फटाफट आप लोग फटाफट उसका एन फैक्टर फाइंड करो, फटाफट इसका आप लोग एन फैक्टर फाइंड करो, ठीक है। रहना तो चलो, और बात करें हम लोग केसीएल का, तो केसीएल में हम सिर्फ सब में कडानी चार को देखेंगे, हम सिर्फ कडानी चार को निकाल रहे हैं। आपका इच्छा करता तो आप अनानी चार को देख सकते हो, हम कडानी चार को लेकर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो केसीएल में बस के प्लस है, तो के प्लस मतलब 1 यानी 1 हो जाएगा। CSL2 में क्या है, कैल्शियम प्लस 2 है, तो कैल्शियम प्लस 2 मतलब 2 चाहे तो 2 हो जाएगा। अल्युमिनियम सल्फेट में अल्युमिनियम का 2 है, यानी Al+3 दो बार है, दो मोल प्रेजेंट है, तो चार्ज क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। चार्ज क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा, तो उसको हम 6 बोल सकते हैं, ठीक। KCl.MgCl.6H2O में कडायन कौन कौन है, के है और Mg है, तो के का के प्लस होगा और Mg का क्या होगा, Mg+2 होगा। तो अल्टीमेटली टोटल कडायन चार्ज कितना हो रहा है, +1 और +2 क्या होगा, 3 होगा, तो 3 ले लेंगे हम लोग। अमोनियम सल्फेट डॉट FeSO4.6H2O में वाटर को छोड़ दो, वाटर तो न्यूट्रल होता है ना, वाटर को हटा देंगे, ठीक है। तो अमोनियम अमोनियम पे चार्ज कितना होता है जी, तो अमोनियम अमोनियम +1 होता है, तो कितना अमोनियम है, 2 अमोनियम। और Fe में कितना चार्ज, +2 होगा, तो +2 1 है। टोटल चार्ज पॉजिटिव कितना के पास है, तो 2 अमोनियम पे और 2 Fe पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। K2SO4.Al2SO4 में के पे 2 के है, 2 के प्लस होगा। और अल्युमिनियम कितना है, तो अल्युमिनियम भी 2 है, तो 2 अल्युमिनियम है, तो अल्युमिनियम चार्ज कितना होता है, तो अल्युमिनियम का चार्ज होता है +3, तो टोटल चार्ज कितना हो रहा है, तो टोटल चार्ज होगा +2, यहाँ से 2 और यहाँ से 6, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसको 8 हम बोल सकते हैं इसका, ठीक है। बाकी K4 FeCN होल 6 में आपको पता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, इसमें के कितना होता है, तो के होगा 4, कडायन के है ना, तो 4 के। और अनायन कौन होगा, तो अनायन होगा ये वाला FeCN होल 6 -4। तो हम कडायन में फोकस करना चाहते हैं, तो कडायन का चार्ज कितना होगा, 4 होगा, तो इसका एनफिटर भी क्या बोल सकते हैं, हम लोग 4 बोल सकते हैं। इसका एनफिटर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। ठीक है चलो, तो ये रहा आपका सारा सॉल्यूशन।